नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस तीसरे सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के लिए जो प्रश्न पत्र 8वां निबंध तथा कथेतर गद्य हैं, तो इस प्रश्न पत्र में हम कथेतर गद्य के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो संस्मरण है इंद्र विद्या वाचस्पति का, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने इंद्र विद्या वाचस्पति का परिचय, उसके बाद दूसरी ताशिका में इस संस्मरण का जो सारांश है उसकी चर्चा की थी। इसके पहले यानी कि तीसरे ताशिका के अंतर्गत हमने इस संस्मरण का आरंभिक कुछ भाग देखा था, जिसके अंतर्गत लेखक ने सरदार पटेल जी को जानने के संदर्भ में, उनको समझने की दृष्टि से जो प्रयास किए, उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता हैं, अपने अनुभवों के द्वारा जो उन्होंने देखा, परखा, अनुभवा, उसके आधार पर उन्होंने इसके अंतर्गत दिया है। इस संस्मरण के आरंभ में लेखक के मन में सरदार जी को जानने की जो इच्छा थी, उनके मन में उनको समझने का जो रहस्य था, उनके मन में जो आश्चर्य था, तो वह धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके पूर्व 3 बार उनको मिलने का, उनके साथ घूमने फिरने का, बातचीत करने का अवसर उनको मिलता है। उसके आधार पर लेखक ने उनके स्वभाव की जो विशेषता हैं हमारे सामने रखी है। इसके पूर्व हमने देखा है कि सरदार पटेल जी के साथ अहमदाबाद, गया और दिल्ली आदि स्थानों पर राजनीतिक दृष्टि से, विशेषकर कांग्रेस कमेटी की जो सभाएं हैं, उन सभाओं के अंतर्गत उनको मिलने का, उनको देखने का, उनका दर्शन करने का, जानने, समझने, परखने का अनुभव हुआ। उसके आधार पर जैसे कि उनके ये जो 2 प्रकार के जो हृदय हैं, क्योंकि एक तरफ तो बलवान के लिए, बलवान विरोधियों के लिए वज्र से भी कठोर हो जाते हैं, और जो निर्बल निरपराधी है उनके लिए कुसुम से भी कोमल हो जाते हैं। यहाँ तक की चर्चा इसके पहले हमने की थी। उसके बाद आगे सरदार पटेल जी को समझते समय, उनके संपर्क में काम करते समय, उनके अनुभवों को परखते समय लेखक ने उनके जीवन की या उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उसको हमारे सामने रखा है जाएगा। तो इस प्रकार सरदार पटेल को देशवासियों ने लौह पुरुष की जो उपाधि से विभूषित किया है, उसका भी उल्लेख लेखक इस संस्मरण में करते हैं। यह जो उपाधि है, जर्मन साम्राज्य के निर्माता या विश्वकर्मा बिस्मार्क के अनुकरण में दे देने की जो बात है, जिसका उल्लेख इसके अंतर्गत उन्होंने किया है। यूरोप के लोग विश्वकर्मा बिस्मार्क के लिए आर्यन काउंट शब्द का प्रयोग करते थे, कहकर उनको सम्मानित किया गया था। तो उसी प्रकार पटेल जी को जनता ने, लोगों ने लौह पुरुष कहा है, और तब से ये जो अनुभव है नहीं किया जा सकता कि सरदार द्वारा भारत में जर्मनी के इतिहास का वह युग इतने समान रूप में दोहराया जाएगा। कर जर्मन साम्राज्य का निर्माण करने वाले
विश्वकर्मा बिस्मार्क हैं, उसी प्रकार का जो रूप है सरदार पटेल के अंतर्गत दिखाई देता है। उन दोनों की तुलना यहाँ की गई है, जिसके लिए जनता ने उन्हें लौह पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। जर्मनी के लौह पुरुषी ने वहाँ की अनेक छोटी मोटी रियासतों को एकत्र करके जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया था। भारत के लौह पुरुष ने सैकड़ों रियासतों की पृथक सत्ता को समाप्त करके विशाल भारतीय गणतंत्र का आयोजन किया। दोनों का मौलिक सिद्धांत एक ही था। तो इस दृष्टि से जिस प्रकार जर्मन साम्राज्य का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा बिस्मार्क है, उसी प्रकार भारतीय गणतंत्र की स्थापना करने वाले भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को जो अपनी पृथक सत्ता समाप्त करने की इच्छा में नहीं थे, उनकी सत्ता को समाप्त करते हुए एक विशाल भारतीय गणतंत्र का आयोजन करने का काम सरदार पटेल जी ने किया, जिसके लिए उनको लौह पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस दृष्टि से जर्मन के साम्राज्य का और भारतीय साम्राज्य का दोनों का जो मौलिक सिद्धांत है एक जैसा होने के कारण इनको लौह पुरुष, जो आर्यन काउंट की तुलना में ये शब्द प्रयोग किया गया है। जर्मनी के साम्राज्य का निर्माण का जो सिद्धांत था, उसी आधार पर सरदार पटेल जी ने कार्य किया है। उसके संदर्भ में लेखक लिखते हैं कि वह सिद्धांत यह था कि जब किसी कार्य को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया जाए, तब विरोधी कारणों को मार्ग से हटने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। विरोधी कोई भी हो, अपना हो या पराया, मित्र हो या संबंधी, जो विरोधी है उसे विरोधी ही मानना चाहिए और उसकी शक्ति को तोड़ने में कोई कसर न रखनी चाहिए। यह थी सरदार पटेल की विशेषता, जो उन्हें समकालीन अन्य नेताओं से ऊंचा उठाती थी। उनके जीवन के 20 ऐसे प्रसंग हैं जो भारतीय संविधान के अंतिम युद्ध के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? उनके अंदर की जो शक्ति है, उनका जो दृढ़ निश्चयी जो रूप है, उसका उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि जो भी कुछ कार्य करना है, उस कार्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और इस कार्य की सिद्धि के समय अगर कोई विरोध कर रहा है, तो उस विरोधी को विरोधी ही कहना चाहिए। वह विरोधी कोई भी हो सकता है, और उस विरोधी को पूर्ण करने के लिए, उसको हटाने के लिए अपनी जो शक्ति है, संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। विरोधी कोई भी हो सकता है, अपना हो सकता है, पराया हो सकता है, मित्र या संबंधी हो सकता है। जो भी विरोध कर रहा है वो विरोधी है। तो इस प्रकार मानना है, और इस प्रकार मानकर ही उसका संहार करना है। उसकी शक्ति को तोड़ने में किसी प्रकार की कसर न रखने की जो बात है, वह सरदार जी में दिखाई देती थी। और यही जो सरदार की जो विशेषता है, वह लेखक को भाती है। और जिस समय सरदार इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, उनके समकालीन अन्य किसी भी नेता में इस प्रकार की दृढ़ शक्ति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति या नेता नहीं था। और इसी प्रकार की ये जो दृढ़ निश्चयी जो शक्ति है या दृढ़ जो निश्चय है, इस प्रकार का जो संकल्प है, वह अन्य नेताओं में न दिखने के कारण अन्य नेताओं की तुलना में सरदार जी को ऊपर उठाती है। सरदार जी का व्यक्तिगत जो जीवन है बहुत ही सादा रहा है। तो इस प्रकार ये तो उनके आंतरिक गुण थे। उनका जो बाह्य जो रूप है बहुत ही सीधा सादा रहा है। उनकी नैसर्गिक सादगी का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि नई दिल्ली में गृह मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होकर और वस्तुतः देश के एक छत्र शासक बनकर भी सरदार जी ने न अपनी वेशभूषा में कुछ परिवर्तन किया और न रहन सहन में अपनी जो वेशभूषा है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है।
अपने रहन सहन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी उन्होंने अपना ये जो बाह्य रूप है, उसकी जो वेशभूषा और रहन सहन है, उसमें कोई अंतर नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। अंत तक वही धोती कुर्ता और वास्कट का जो वेश है उन्होंने अपने साथ रखा है। इस संस्मरण के अंत में पटेल जी की व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ साथ उनकी जो पुत्री पितृभक्ता त्यागमयी पुत्री मणिबहन है, उनका भी जो व्यक्तित्व है दर्शन हमारे सामने करने का प्रयास लेखक ने किया है। उसके संदर्भ में एक अनुभव इस संस्मरण के अंत में लेखक बताते हुए लिखते हैं कि एक बार मैं सरदार से मिलने गया। बाहर के कमरे में उनकी पितृभक्ता त्यागमयी पुत्री मणिबहन के दर्शन हुए। सरदार की मुख्य प्रिय वही थी। उनमें प्रिय और पितृभक्ता पुत्री के गुणों का मिश्रण होने से उस समय के राजनीतिक व्यक्तियों में उनका स्थान असाधारण बन गया था। जब सरदार किसी सभा के मंच पर बैठने लगते थे, तब मणिबहन उनकी चप्पलें उठाकर थैले में रख लेती थी। जब वह विश्राम अथवा कोई अन्य आवश्यक कार्य कर रहे होते, तब वहाँ घंटों तक उनके द्वार पर बैठकर या खड़ी होकर अंगरक्षक का काम करती थी। तो इस प्रकार जिस समय गृह मंत्री के पद पर सरदार जी आसीन हुए, तो उन्होंने अपने प्रिय के रूप में अपनी ही पुत्री को रखा था। उनकी जो पुत्री जो पितृभक्ता और त्यागमयी थी, इसी की उनका अनुभव बताते हुए उस पुत्री में, मणिबहन में प्रिय और पितृभक्ता पुत्री का जो गुण है, गुणों का जो मिश्रण है, उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अपने प्रिय के रूप में अपने ही पुत्री को रखने के कारण ही राजनीतिक व्यक्तियों में सरदार जी का जो स्थान है असाधारण बन गया था। उनकी प्रिय तथा पितृभक्ता पुत्री सरदार जी जब विश्राम कर रहे हैं या कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं, तब वह घंटों तक द्वार पर बैठकर खड़ी होकर आरक्षक का वह काम करती हुई नजर आती है। इसी संदर्भ में लेखक आगे कहते हैं कि यदि हम अपने इतिहास के इस महान व्यक्ति के सरदार की उपमा देना चाहें, तो वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आचार्य चाणक्य ही हो सकते हैं। विशाखा दत्तम ने आचार्य चाणक्य की विभूति का वर्णन निम्न प्रकार से किया था। वह इस संस्मरण में लिखते हैं कि यदि हम अपने इतिहास के किसी महान व्यक्ति के साथ अगर सरदार जी को कोई उपमा देना चाहे, तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक आचार्य चाणक्य है, उनके साथ हम उनकी तुलना कर सकते हैं, उनकी उपमा दे सकते हैं। और उन्होंने आचार्य चाणक्य की विभूति का वर्णन करते हुए एक स्थान पर वह लिखते हैं कि इधर उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, उधर छात्रों द्वारा लाई हुई कुशाओं का ढेर पड़ा है, और यह पुरानी दीवार सूखती हुई यज्ञ की संहिताओं के बोझ से झुक गई है। उसे देखकर राजा चंद्रगुप्त कहते हैं, ओह, यह चक्रवर्ती राजा के मंत्री की विभूति कोठी अन्य मंत्रियों और उपमंत्रियों की कोठियों से भी छोटी है। तो इस प्रकार इंद्र जी ने इतिहास के महान किसी व्यक्ति के साथ उनकी तुलना या उपमा देने के संदर्भ में उन्होंने आचार्य चाणक्य की तुलना या उनकी उपमा अपने संदर्भों के साथ उन्होंने देने का प्रयास किया है। कि जो चक्रवर्ती राजा का जो मंत्री है आचार्य चाणक्य, उन जिनकी जो कोठी है अन्य मंत्री और उपमंत्रियों की कोठी से बहुत छोटी है। रईस वालों की जो शान है
उनका जो अभाव है अर्थात वहाँ देखने को मिलता है। और उसकी तुलना ठीक सरदार पटेल जी के साथ करने का प्रयास उन्होंने किया है। अर्थात जब वे गृह मंत्री थे उस समय उनको मिलने के लिए गए थे और उनका जो कमरा है उसको देखने के बाद, वहाँ की जो साधन सामग्री सुविधा है उसको देखने के बाद इस प्रकार का उन्होंने अनुभव किया है कि रेशों वाली शान का जो अभाव है यहाँ दिखाई देता है। सरदार के जो कुर्ते हैं उसका भी उन्होंने, उनकी जो रहन सहन है, उनकी वेशभूषा आदि का भी उन्होंने वर्णन इसके अंतर्गत किया है। सरदार के कुर्ते के किसी न किसी भाग में ठेगली अवश्य लगती थी। पिता के कपड़ों की मरम्मत करने का जो काम है मनी बहन ही कर दिया करती थी और स्वयं सरदार जी के जो पुराने कपड़े हैं उन कपड़ों के अपने लिए वह कपड़े सी लेती थी। तो इतना जो ये पितृभक्ति है वह मनी बहन के पास थी और इतनी जो रक्षा है, इतनी जो इज्जत है वह अपने पिता की करती थी। यह भी महान गणतंत्र राज्य के उस गृह मंत्री की विभूति, जिसने न केवल सैकड़ों नरेशों की शक्तिपूर्वक अधिकार से वंचित करके राज्य का सामान्य नागरिक बना दिया था, बल्कि विद्रोह के लिए उद्यत शक्ति संपन्न रियासतों का भी सिर कुचल दिया था। सरदार जी ने देश के लिए जो अद्भुत कार्य किए उन्हें सारा संसार जानता है। मैंने जो कुछ देखा उससे मुझे सरदार का परम भक्त बना दिया गया है। तो इस प्रकार सरदार जी के संपर्क में आने से, सरदार जी का उन्होंने जो भी अनुभव किया है उनको नज़दीक से परखने का, उनके हृदय को जानने का उन्होंने जो प्रयास किया है उसका वह इस संस्मरण के अंतर्गत उल्लेख करते हुए इतने बड़े महान गणराज्य के जो गृह मंत्री है वह इतनी बड़ी विभूति होने के बावजूद भी वह उनका ये जो रहन सहन है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और जिस समय स्वतंत्र भारत के सैकड़ों नरेशों की शक्तिपूर्वक अधिकार उनसे वंचित करने का या उनको अपने साम्राज्य में मिलाने का महत्वपूर्ण काम सरदार पटेल जी ने किया है। इतना ही नहीं तो सैकड़ों नरेशों की ये जो शक्तिपूर्वक अधिकार है उनसे वंचित करने का और उनको सामान्य नागरिक बना देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। ये जो विद्रोह है तो इस प्रकार का विद्रोह करने के लिए जिस शक्ति संपन्न रियासतों को कुचलना था वह पूरे शक्ति के साथ, पूरे साहस के साथ उन्होंने कुचलने का काम किया है। सरदार जी ने देश के लिए जो अद्भुत कार्य किया है तो इस कार्य के लिए सारा जो संसार है उनको जानता है और विशेषकर लेखक ने उनके साथ जो अनुभव किया है या उनको देखा परखा और समझने का जो प्रयास किया है तब से सरदार जी के परम भक्त बनने का सौभाग्य लेखक को मिला है। तो इस दृष्टि से ये जो संस्मरण है इस संस्मरण के अंतर्गत इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने सरदार जी के संदर्भ में जो एक देश के उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रह चुके हैं उनके साथ मिलने का, उनके साथ जैसे कि बातचीत करने का उनको अवसर मिला। तो इस प्रकार जनता के द्वारा जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि से विभूषित किया गया है ऐसे विशाल, साहसी और दृढ़ संकल्पी जो व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली सेना के सरदार के रूप में कार्य किया और लोगों ने तथा तत्कालीन जो नेताओं ने उन्हें स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली जो सेना है उसके सरदार उनको बना दिया। उनके पास एक तरफ संवेदनशीलता थी, भावुकता थी, कोमलता थी, तो दूसरी तरफ जैसे कि बलवान विरोधियों के लिए वज्र से भी कठोर बनने की भी शक्ति थी। तो इस प्रकार जो निर्बल है, अपराधी है,
उनके लिए कुसुम से भी कोमल वे बन जाते थे। मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों का जो व्यक्ति है वह सरदार पटेल रहे हैं। अत्यंत सीधी सादी उनकी जो रहन सहन है, उनके पास संघर्षशीलता, गंभीरता, भावुकता, दूरदर्शिता, स्पष्टवादिता, साहसिक, सत्याग्रही और दृढ़ संकल्पी ये जो व्यक्ति है, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता में अपना असामान्य योगदान दिया है। स्वाधीन भारत के एक कुशल संगठक के रूप में वे जाने जाते हैं। स्वाधीन भारत के लिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आर्य चाणक्य के समकक्ष है। इसी दृष्टि से उनकी जो उपमा है लेखक ने आर्य चाणक्य के साथ की है। आज़ादी के बाद जिन्होंने सैकड़ों रियासतों की पृथक सत्ता को समाप्त करने का एक विशाल और एक संघ भारत गणतंत्र निर्माण करने का जो श्रेय है सरदार पटेल जी को ही दिया जा सकता है। बड़े ही साहस के साथ सैकड़ों देशी नरेशों की शक्तिपूर्वक अधिकार से उनकी ये जो अधिकार है उसको वंचित करने के साथ साथ देश का उनको एक सामान्य नागरिक बनाने का जो साहसी कार्य किया है उसके लिए सरदार पटेल जी को जाना जाता है। इतना ही नहीं तो इस संस्मरण के अंत में सरदार पटेल जी की चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए सरदार पटेल की पितृभक्ता त्यागमयी पुत्री जो मणिबहन है उसके भी व्यक्तित्व का दर्शन पाठकों के सामने करने का प्रयास इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने किया है। तो इस प्रकार हम इस संस्मरण को जितना हो सके उतना विस्तृत देखने का प्रयास किया है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।